नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 11th के लिए क्लास 11 के लिए पॉलिटिकल साइंस जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, तो उसका सेट नंबर लेके आया हूँ। सेट नंबर 3 लेके आया हूँ, जो आप लोग के लिए अपकमिंग एग्जाम यानी कि जो आप लोग को मई में परीक्षा होने वाला है। 7, 8, 9, 10 मई को जो पेपर होने वाला है आप लोग को 11th क्लास का फाइनल, उसके लिए मैं ऑब्जेक्टिव पेपर लेके आया हूँ जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ बिना समय गवाए। तो पहला फ्रेंड्स क्वेश्चन ये बोल रहा आप लोगों के सामने, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा, जो आगे मैं राइट आंसर बताता हूँ, इसका राइट आंसर 1948 में। अब मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स ये जानिए, संविधान सभा का जो पहला जो बैठक हुआ था वह 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ये ध्यान में रखना आप लोगों को, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अब कहाँ हुआ था ये भी आप लोग को याद रखना है। तो फ्रेंड्स याद रखें, कैंसल काउंसिल में हुआ था, कैंसिल चैम्बर में हुआ था, जो कि आपका ये न्यू दिल्ली में पड़ता है। तो न्यू दिल्ली के कैंसिल चैम्बर में इसका बैठक हुआ था पहला। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अब इसका अंतिम बैठक 1948 में हुआ था। और कुल जो सेशन हुआ था, कुल 11 सेशन हुआ था। ठीक है, इतना याद रखना आप लोगों को। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को अपनाया गया। तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान को भारतीय संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया, भारतीय संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। लेकिन क्वेश्चन पूछता कब अपनाया गया, तो इससे याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। इस वजह से प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं, याद रखेंगे आप लोग। अगर क्वेश्चन आता है भारत में संविधान दिवस कब मनाते हैं, तो 26 नवंबर को मनाते हैं। इससे पहले 26 नवंबर को भारत में कानून दिवस मनाया था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। और भारतीय संविधान द्वारा संविधान को लागू जो किया गया वह 26 जनवरी 1950 को लागू किया, 1950 को फ्रेंड्स लागू किया गया, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो मौलिक अधिकार जो कि संविधान का मैग्ना कार्टा जिसे कहते हैं, तो क्वेश्चन आता है संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? तो मौलिक अधिकार को कहते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 में शामिल है। कितना है संविधान फ्रेंड्स? तो भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 में शामिल है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अब देखिए, सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा, जो मौलिक अधिकार है या यूएसए यानी कि अमेरिका के संविधान से लिया गया। मूल संविधान में कुल मौलिक अधिकार की संख्या 7 थी और वर्तमान में कुल 6 है। यानी कि संपत्ति के अधिकार को मूल मौलिक अधिकार से हटाकर 300 F में रख दिया गया, 300A में रखा गया। अब पहले संपत्ति का अधिकार 19 F में था। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। और आर्टिकल की बात किया जाए ना, तो मौलिक अधिकार का जो भारतीय संविधान आर्टिकल है वह 12 से लेकर 35 के बीच में है। काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ मैं बताऊँ। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के संशोधन में कौन सक्षम है? तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी मौलिक अधिकार का आप संशोधन करते हैं यानी सुधार करते हैं, तो उसके लिए सक्षम हुआ संसद है, क्योंकि संसद के तीनों पार्ट्स आते हैं इसमें। यानी भारतीय संसद 3 चीज़ से मिलकर बना है। एक हो गया लोकसभा, राज्यसभा और एक होता है राष्ट्रपति। यानी कि देखिए, भारतीय संविधान मौलिक अधिकार को संशोधन करना है तो उसका जो मेन होगा संसद होगा। ठीक है, याद रखेंगे। अगर क्वेश्चन आता है कि संसद भारतीय संविधान में जो संशोधन जो करते हैं वो आर्टिकल नंबर कितना के तहत करते हैं, तो आर्टिकल नंबर 368 के तहत भारतीय संविधान में संविधान का संशोधन होता है। और संशोधन जो किस देश से लिया गया, तो दक्षिण अफ्रीका के देश से लिया गया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ मैं बताऊँ आप लोग को। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिख रहा है फ्रेंड्स, भारत में मनोनयन करने के अधिकार किसको है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा, सबसे पहले याद रखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत में मनोनयन करने का अधिकार किसे है? तो भारत में मनोनयन यानी मनोनीत करने का जो अधिकार होता है वह राष्ट्रपति को होता है। किसको होता है फ्रेंड्स? राष्ट्रपति को होता है, याद रखिएगा। यानी कि राइट टू नॉमिनेट राइट टू नॉमिनेट का जो अधिकार होता है वह प्रेसिडेंट पास होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसके चुनाव में आधुनिक प्रतिनिधि चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन समझना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा ना, किसके चुनाव में अनुपातिक, देखिए यहाँ मैं मिस्टेक किया था पढ़ने में, अनुपातिक प्रतिनिधि चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। तो अनुपातिक अगर बोलती है अनुपातिक, तो इसमें हमेशा जो होता है राष्ट्रपति में होता है। किसमें फ्रेंड्स होता है? राष्ट्रपति में। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह अनुपातिक के तौर पर होता है। ठीक है, और राष्ट्रपति के चुनाव में देखिए लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, यानी निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वही लोग शामिल होते हैं। लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, और मनोनीत सदस्य इसमें नहीं चुने जाते। ये याद रखिएगा, कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है, साधारण बहुमत प्रतिनिधित्व व्यवस्था के लिए गलत है। तो फ्रेंड्स साधारण बहुमत, यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्या लिख रहा, साधारण बहुमत प्रतिनिधित्व व्यवस्था के लिए गलत कथन है। तो पढ़िए, यह प्रणाली अत्यंत सरल है, बिल्कुल सरल है ये।
इसमें विकल्प चुनने में कठिनाई नहीं होती है, नहीं होती है। इसमें चुनाव परिणाम निकालने में कठिनाई नहीं होती, नहीं होती है। तो नेक्स्ट, यह प्रणाली बहुत खर्चीले, कोई खर्चीले नहीं है सब, ठीक है। तो इसका 7th नंबर रॉन्ग होगा, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे आप लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं मूव ऑन करता हूँ। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा क्वेश्चन क्या बोला, संघीय कार्यपालिका। तो संघीय कार्यपालिका की जो व्याख्या किया वो भारतीय संविधान के भाग नंबर 5 में किया गया। कितना में किया गया फ्रेंड्स? 5 में किया गया। अब मैं आप लोगों को खेलना सिखाता हूँ, वो भी ऑपरेशन करके, देखिएगा सीखिएगा। सबसे पहले 5 का तो आंसर हो गया संघीय कार्यपालिका। 3 मैं अभी आप लोग को बताया हूँ मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार का जिक्र किया भाग नंबर 3 में। और 4 में किया गया डीपीएसपी यानी कि राज्य निर्देशक सिद्धांत, यानी डायरेक्ट टू प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ठीक है। और भाग 2 में जिक्र किया गया नागरिकता का, नागरिकता का काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार देश का जो प्रथम नागरिक होता है वह राष्ट्रपति होता है। कौन होता है फ्रेंड्स? राष्ट्रपति होता है। यानी कि अभी भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद है, ठीक है, प्रथम होते हैं। और सेकंड अगर बोलेंगे तो सेकंड होते हैं उपराष्ट्रपति। कौन होते हैं फ्रेंड्स? सेकंड होते हैं उपराष्ट्रपति। और अगर थर्ड की बात किया जाए तो थर्ड की बात किया जाए ना, तो देश के प्रधानमंत्री होते हैं, देश के प्रधानमंत्री होते हैं, याद रखेंगे आप लोग। और फोर्थ की बात की जाए तो देश के जो राज्यपाल होते हैं उससे काउंट किया जाता है। और फिफ्थ की बात की जाए तो जो पूर्व जो राष्ट्रपति होते हैं उन्हें काउंट किया जाता है, याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ मैं बताऊँ। नेक्स्ट, भारत को उपराष्ट्रपति किसके पदेन सभापति होते हैं? तो भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वह राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। यानी कि अगर क्वेश्चन बोलता है ना भारत के उपराष्ट्रपति किसके पदेन सभापति होते हैं? राज्यसभा के। आर्टिकल नंबर कितना के तहत होता है? तो आर्टिकल नंबर 84 के तहत, यानी कि आर्टिकल नंबर 84 के तहत, सॉरी मिस्टेक हो रहा फ्रेंड्स, आर्टिकल नंबर 64 के तहत, आर्टिकल नंबर 64 के तहत राज्य उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, याद रखेंगे। यानी कि वेंकैया नायडू अभी वर्तमान से वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति हैं, वेंकैया नायडू अभी पदेन सभापति राज्यसभा के, याद रखेंगे, आर्टिकल नंबर 64 के तहत होते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होता है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति करता है वो लोकसभा, देखिए प्रधानमंत्री का जो नियुक्ति किया जाता है, याद रखिएगा, तो वो राष्ट्रपति के द्वारा किया था। किसके द्वारा किया था फ्रेंड्स? राष्ट्रपति के द्वारा। अब वैसे प्रधानमंत्री को तो मनोनीत किया जाता है और इसका चुनाव नहीं होता है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो इसके लिए आप लोग को याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या बोला, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह त्यागपत्र देगा लोकसभा के उपाध्यक्ष को देगा। किसको देगा? उपाध्यक्ष को। और आर्टिकल नंबर, यानी कि भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 93 ये बोलता है कि देश में एक लोकसभा स्पीकर अध्यक्ष होंगे, और यही अध्यक्ष को बोला जाता है स्पीकर, यानी कि लोकसभा के स्पीकर को ही बोलते हैं लोकसभा अध्यक्ष। और वर्तमान समय में जो लोकसभा का अध्यक्ष है वह ओम बिरला है। कौन है फ्रेंड्स? ओम बिरला है, यह याद रखेंगे आप लोग, ओम बिरला है, ठीक है। और प्रथम अगर बात की जाए ना तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे, यानी जीवी मावलंकर थे। और प्रथम महिला की बात करें तो मीरा कुमार थे। नेक्स्ट, भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग को याद करना पड़ेगा, इसमें क्या बोला ना, किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसे प्रमाणित करेगा लोकसभा के अध्यक्ष। कौन करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष। अब आप लोगों को मैं बताता हूँ लोकसभा का अध्यक्ष कौन है वर्तमान समय, तो याद रखेंगे ओम बिरला है। कौन है फ्रेंड्स? ओम बिरला वर्तमान समय में भारत के लोकसभा अध्यक्ष है। और अगर क्वेश्चन आता है भारत में कौन सा लोकसभा चल रहा, तो भारत में वर्तमान समय 17वां लोकसभा चल रहा। और इसका जो टेन्यूर यानी कि जो समय हुआ 2019 से लेकर 2024 के बीच में है, ठीक है। और इसमें जो अभी नेता जो है इसके मेन है वह नरेंद्र मोदी है, याद रखेंगे। तो धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। और कौन सा लोकसभा चल रहा है भारत का? 17वां लोकसभा चल रहा है। और आर्टिकल नंबर कितना होता है लोकसभा अध्यक्ष का? 93 होता है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? तो फ्रेंड्स विधान परिषद बोल रहा, देखिए विधान परिषद, तो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं 6 वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन आता है भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद? ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, लेकिन मैं ईजी करके बताता हूँ। तो याद रखेंगे भारत के कुल, देखिए मैं लिख देता हूँ, कम बात थोड़ा कीजिए आप लोग, कम बात कीजिए, आप लोग ज़्यादा बात कर रहे हैं, तो देखिए कम बात, तो कम बात से आप लोगों को मैं समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स के से होता है कर्नाटक, यू से होता है उत्तर प्रदेश, एम से महाराष्ट्र, बी से हो गया फ्रेंड्स, बी से हो गया बिहार, ए से हो गया आंध्र प्रदेश, और 30 हो गया तेलंगाना। यानी कि भारत के कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है, ठीक है, विधान परिषद है। और आर्टिकल नंबर याद रखेंगे, आर्टिकल नंबर 169 के अनुसार
देश के राज्यों में विधान परिषद होते हैं। तो भारत के भी कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है, जिसका सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, देखिए, विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन किसकी देखरेख में होता है? तो विधानसभा सदस्यों का जो निर्वाचन होता है, विधानसभा जो सदस्यों का जो निर्वाचन होता है फ्रेंड्स, वह किसकी देखरेख में होता है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। तो वह होता है निर्वाचन आयोग की होता है। किसका होता है फ्रेंड्स? निर्वाचन आयोग का। अब देखिए, भारत में कोई भी किसी चीज़ का अगर चुनाव होता है, यानी कि चाहे वो विधानसभा को या विधान परिषद को या लोकसभा को या राष्ट्रपति का, तो उसका जो डेट जो होता है वह निर्वाचन आयोग ही फिक्स करते हैं। लेकिन अगर पंचायत चुनाव की बात की जाए, अगर पंचायत चुनाव जो था ना, तो उसका जो डेट दिया था या उसका जो नीति जो तय किया था वह राज्य सरकार के द्वारा किया था। इसे याद रखिएगा, पंचायत चुनाव को कौन करता है? राज्य सरकार। लेकिन निर्वाचन आयोग बाकी सभी का करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। और निर्वाचन आयोग भारत का भी चुनाव आयोग कौन है? इसे याद रखें, सुशील चंद्रा। कौन है फ्रेंड्स? सुशील चंद्रा, जो कि 23वें नंबर का है। इसे भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखेंगे। और आर्टिकल नंबर 324 कहता है तो भारत में निर्वाचन आयोग होता है। ठीक है, निर्वाचन आयुक्त होता है। और भारत में निर्वाचन आयोग का स्थापना जो हुआ था, यानी मतदाता का 15 जनवरी 1950 को हुआ था। इसलिए 25 जनवरी 1950 को, इसलिए प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को भारत में नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। और वोट देने का जो अधिकार होता है आर्टिकल नंबर 326 के तहत होता है। नेक्स्ट, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? तो क्या लिख रहा है फ्रेंड्स? संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? तो इसका जो इसका जो अधिकार आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को फाइनली तौर पे ये अधिकार होता है किसी भी संविधान के लिए। तो संविधान की व्याख्या करने के लिए, यानी अल्टीमेट अथॉरिटी ऑफ एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशन किसके पास होता है फ्रेंड्स? सर्वोच्च न्यायालय के पास। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय के जो मेन होते हैं उसे बोलते हैं जज। तो अभी भारतीय संविधान में कुल 34 जज है। कितना जज है फ्रेंड्स? 34 जज है, जिसमें इसमें 2 भाग में बांटा गया। एक होता है फ्रेंड्स प्रधान, जो प्रधान होता है उसे बोलते हैं CJI। कौन होता है फ्रेंड्स? CJI। और 33 होते हैं जज। तो अभी जो भारत का जो CJI है, याद रखेंगे, रमन्ना है, HC रमन्ना है। ठीक है, जो कि 48 नंबर के हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये। अब नेक्स्ट, भारत में न्यायपालिका। तो देखिए, न्यायपालिका के बारे में जो बताता हूँ, देखिए, भारत के न्यायपालिका अधीन है। तो फ्रेंड्स, भारत में न्यायपालिका, सबसे पहले न्यायपालिका के बारे में जानिए। तो भारत के जो न्यायपालिका होता है वह स्वतंत्र होते हैं, यानी कि भारत के न्यायपालिका क्या होता है? स्वतंत्र है, यानी उसे अपना विचार, अपना परिणाम खुद देखने के लिए, वो अपने कोई भी निर्णय वो खुद ले सकते हैं। ठीक है, तो न्यायपालिका स्वतंत्र होते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो चाहे उच्च न्यायालय की बात हो, चाहे फिर उच्चतम न्यायालय की बात हो, अपना त्यागपत्र या फिर त्यागपत्र अपने राष्ट्रपति को देते हैं। सॉरी, त्यागपत्र फ्रेंड्स तो अपने राज्य के राज्यपाल को देते हैं। देखिए, याद रखिएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र जो तो वह उच्च न्यायालय के राज्यपाल को देते हैं। लेकिन अगर इसे बोलते हैं ना, इसे शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति से नियुक्त करते हैं, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट, नहीं फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा डी होगा, राष्ट्रपति ही होगा। ठीक है, इसका थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, लेकिन इसका राष्ट्रपति होगा। सॉरी फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति होगा, यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। नेक्स्ट, संघ और राज्यों के विधायी संबंधों के संचालन किस सूचियों के आधार पर किया जाता है? तो देखिए, संघ और राज्य है, तो संघ और राज्य के जो किसी भी संभावना है तो उसके लिए समवर्ती सूची का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था फ्रेंड्स? समवर्ती सूची का। और देखिए, दोनों के लिए बोलेंगे तो समवर्ती सूची, लेकिन स्पेशल खाली बोलेंगे संघ के लिए तो संघ सूची, और राज्य को बोलते हैं राज्य सूची। अब देखिए, वर्तमान समय में ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जब सबसे पहले याद रखिएगा, अनुसूची नंबर 7 ये तीनों चीज़ को अलग करता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जब मूल संविधान में संघ सूची के जो लिस्ट की संख्या थी 100 थी। कितना था फ्रेंड्स? 100 था। सॉरी, गलत है, फर्स्ट टाइम 97 था, और वर्तमान समय 100 हो चुका है। फिर अगर राज्य सूची की बात किया जाए तो राज्य सूची फर्स्ट टाइम 66 थे, लेकिन वर्तमान समय फ्रेंड्स 61 हो चुका है। और वही समवर्ती सूची की बात की जाए तो समवर्ती सूची की शुरू में संख्या थी, कितना था फ्रेंड्स? 48 था, तो अभी कितना है? 52 है। ये याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ मैं बताऊंगा अभी आप लोगों को। यानी कि देखिए, मूल संविधान में संघ सूची की संख्या था 97, और अभी कितना? 100। वही राज्य सूची की बात की जाए ना तो 66 था, अभी कितना? 61 हो गया। और समवर्ती सूची का 47 से 52 हो गया, ये याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट, भारत में सड्डीट केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से आया? देखिए, संघ
क्या बोला, संघ बोला। तो संघीय का जो नारा जो आया, तो देखिए याद कर सकते हैं ट्रिक से। देखिए संघ, संघ जब रहता है हम लोग नारा लगाते हैं, संघीय ढांचा के लिए हम लोग नारा लगाते हैं, नहीं कनाडा हो गया, क्योंकि हम लोग सब साथ मिल जाता है तो एक साथ नारा लगाते हैं, तो कनाडा हो गया। तो संघीय ढांचा जो होता है वह कनाडा के देश से लिया गया, ठीक है। और बात करें अमेरिका, तो फ्रेंड्स देखिए अमेरिका के संविधान में सबसे पहले, हम अमेरिका के संविधान से पहले सबसे पहले राष्ट्रपति का पद लिया गया, उसके साथ साथ मौलिक अधिकार लिया जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संवर्धित सूची लिया गया है। फिर जो संयुक्त बैठा होता है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, और प्रस्तावना की भाषा भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। जर्मनी, आपातकाल, आपातकाल जो होता है फ्रेंड्स वह जर्मनी का संविधान से लिया गया। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्याख्या की गई है। तो देखिए पंचायती राज प्रणाली की जो व्यवस्था जो की गई है वह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार की गई है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार लिया गया, ठीक है। मैं भी आप लोगों को बताया था। और आर्टिकल नंबर फ्रेंड्स 243, यानी 243 का ए से लेके 243 का ओ पंचायती राज से संबंधित होता है, ठीक है। और ये जो होता है ना वह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि हम लोग इसे शॉर्टकट में बोलते हैं डीपीएसपी, यानी कि डायरेक्ट टू प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। और ये आर्टिकल नंबर 36 से लेकर टोटल 51 के बीच में आता है, उसमें शामिल होता है, यानी ये राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। इसमें अपने राज्य अपने अकॉर्डिंग कार्य करवाती है, ठीक है। याद रखें, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन पूछा पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं तो 24 अप्रैल को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को ही सबसे पहले पंचायती राज का गठन किया गया था यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं के संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। तो देखिए मैं बताऊं, संशोधन बोल रहा तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये कब हुआ था मैं बताता हूँ, 24 अप्रैल, देखिए फ्रेंड्स 24 अप्रैल 1993 को, 24 अप्रैल 1993 को हुआ था, ठीक है। और इस वजह से प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं, यानी राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर बोलते हैं कब से मना रहे तो 2010 से भी मनाया जा रहा दिवस। और 74वें संविधान संशोधन से नगर पालिका के बारे में देखा जाता है। नेक्स्ट, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था। तो ये काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है ये। तो संविधान को एक पवित्र दस्तावेज यानी हॉली डॉक्यूमेंट्स भारत के संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, ठीक है, याद रखेंगे। जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष, अगर क्वेश्चन आता ना भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, ठीक है। अब प्रारूप समिति का पहला बैठक कब हुआ था, 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसमें कुल कितने सदस्य शामिल थे, 7 सदस्य शामिल थे। नेक्स्ट, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। तो फ्रेंड्स कल्याणकारी के बारे में बात कर रहा, तो कल्याणकारी राज्य, देखिए राज्य के बारे में जब भी बात किया जाएगा तो वह डायरेक्ट टू प्रिंसिपल यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आएगा, यानी कि इसका आर्टिकल बोला तो 36 से लेकर 51 के बीच में होता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। देखिए संशोधन, अगर आप संशोधन लाना चाहते हैं तो भारतीय संविधान में संशोधन सबसे पहले आर्टिकल नंबर 368 होता है, लेकिन ये या तो लोकसभा या राज्यसभा आप लोग कहीं से भी ला सकते हैं, ठीक है। और संशोधन जो लिया गया वह साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया, ठीक है। साउथ अफ्रीका के संविधान से संशोधन के बारे में लिया गया और आर्टिकल नंबर कितना होता है 368 के तहत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे आप लोग, राजनेताओं के लिए राजनीति क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग को ये जानना पड़ेगा राजनेताओं के लिए राजनीति क्या है। तो राजनेताओं के लिए राजनीतिक जो है एक पब्लिक सर्विस होता है, यानी कि जनसेवा होता है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, इनमें कौन राज्य शासन व सत्ता का अध्ययन करता है। तो इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोग देखेंगे कौन राज्य, तो इस देखिए कौन राज्य शासन व सत्ता का अध्ययन करता है। तो राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस इज द सब्जेक्ट दैट द स्टडी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड पावर, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट, सरकार की नीतियों से असहमत होने पर क्या करना चाहिए। तो क्वेश्चन आप लोगों को बोला सरकार की नीतियों से असहमत होने पर क्या करना चाहिए। देखिए सबसे पहले क्या देश को छोड़ देना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को सत्ता से हटा देना चाहिए, एक मिनट देखता हूँ। सरकार से सौदेबाजी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। नीतियों को बदलने के लिए अपनी सरकार को राजी करने हेतु शांतिपूर्ण विरोध व प्रदर्शन करना चाहिए, बिल्कुल, यानी कि हमें शांतिपूर्ण विरोध उसका करना चाहिए और प्रदर्शन करना चाहिए। आप लोग देखते हैं आज हमारे देश में कोई अगर सरकार अगर गलत पॉलिसी जारी करता है तो भारत के सभी जनता लोग एकत्रित होते हैं और उनका विरोध करते हैं, चाहे वह ऑनलाइन विरोध करे या फिर ट्विटर के माध्यम से करे या फिर चक्का जाम करे, लेकिन वो करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। नेक्स्ट, इनमें कौन राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है, वोट देना।
सबसे पहले फ्रेंड्स राजनीतिक स्वतंत्रता के बारे में बोल रहा। तो देखिए वोट देना, सबसे पहले वोट देना एक राजनीतिक स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर 326 के तहत। चुनाव में भाग लेना ये भी होता है। सरकार को संवैधानिक तरीकों से बदलना ये भी होता है। तो आजीविका पाना ये आपका स्वतंत्रता नहीं है, ठीक है, आजीविका पाना एक स्वतंत्रता नहीं है। नेक्स्ट, कौन स्वतंत्रता का सुरक्षा नहीं देता है, कौन स्वतंत्रता को सुरक्षा नहीं देता है। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग में चलिए, क्वेश्चन क्या बोल फ्रेंड्स, कौन स्वतंत्रता को सुरक्षा नहीं देता है। देखिए संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार आप लोगों को स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार जो सुरक्षा देती है। देश में शासन का कानून बिल्कुल देती है। स्वतंत्र कार्यपालिका, राजनीतिक पार्टियां स्वतंत्र की सुरक्षा नहीं देता है ये आप, ठीक है। नेक्स्ट, व्यक्ति जो चाहे सो करे, उसके कार्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। आप इस कथन को स्वतंत्रता के किस रूप से देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इसका सबसे पहले देखिए ये प्राकृतिक स्वतंत्रता होता है। ये क्या होता है, प्राकृतिक स्वतंत्रता होती है। तो ये भी लिख सकते हैं। देखिए व्यक्ति जो चाहे सो करे, उनके कार्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, तो ये प्राकृतिक स्वतंत्रता होता है, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रांसीसी क्रांतियों का क्या नारा था। तो फ्रेंड्स फ्रांसीसी क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, तीनों था, यानी इनमें से सभी था। और फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था, 14 जुलाई 1789 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था, फ्रांस के पेरिस नगर में हुआ था, ठीक है, जो कि सीत नदी के किनारे स्थित है। भारत में असमानता क्या है, भारत में असमानता नहीं है, किस चीज़ के लिए। सबसे पहले देखिए अवसर के लिए समानता होता है, नागरिकता के लिए भी समानता होता है। अब देखिए ऑप्शन आ गया यहाँ पे, दो कन्फ्यूजन वाला पॉइंट्स है फ्रेंड्स, तो आप लोग को दोनों देखना है। असमानता नहीं है, धन संपदा, देखिए इसमें असमानता नहीं है। देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स नागरिकता के लिए कोई असमानता नहीं है, ठीक है। अवसर के लिए होता है, देखते होंगे SC ST के लिए अलग होता है, OBC के लिए अलग होता है, जनरल के लिए होता है। तो अवसर के लिए कहीं ना कहीं असमानता है। फिर देखिए धन संपदा में भी होता है, शक्ति में भी होता है। तो इसका राइट आंसर नागरिकता के लिए सभी सेम है, क्योंकि भारत का आर्टिकल नंबर 1 बोलता है हम लोग भारत के लोग, यानी कि आर्टिकल नंबर 1 के तहत हम लोग भारतीय हैं, ठीक है। तो भी सब भारतीय, एकल नागरिकता हम लोग के पास, गर्व की बात है। नेक्स्ट, प्राचीन भारतीय समाज में न्याय का संबंध था। तो क्वेश्चन क्या बोला फ्रेंड्स, प्राचीन भारतीय समाज में न्याय का संबंध था। तो जो न्याय का जो संबंध था प्राचीन में, वो धर्म से था। किससे था फ्रेंड्स, धर्म से। नेक्स्ट, न्याय का मतलब क्या है। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो न्याय का जो मतलब होता है, देखिए अपने मित्र का भला करना नहीं, दुश्मनों का नुकसान करना बिल्कुल नहीं, अपने हितों की रक्षा करना, व्यक्तियों को उसके वाजिब हिस्सा देना। न्याय का अर्थ होता है व्यक्तियों को उसका वाजिब हिस्सा देना। नेक्स्ट, जीवन का अधिकार किस तरह का अधिकार है। तो फ्रेंड्स जीवन का अधिकार, तो ये तो इजी क्वेश्चन आप लोग खुद बता सकते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं इसका, लेकिन मैं बताता हूँ। तो जीवन जीने का जो अधिकार हुआ है प्राकृतिक अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट, प्राकृतिक अधिकार की सुरक्षा करना किसका दायित्व है। तो प्राकृतिक, सबसे पहले फ्रेंड्स ये तो हमारा खुद का दायित्व होता है, लेकिन इसके बारे में प्राकृतिक के बारे में बोलें तो राज्य सरकार का होता है। किसका होता है फ्रेंड्स, राज्य का, लेकिन यहाँ अपने आप का होना चाहिए था। नेक्स्ट, अधिकार के वैधानिक सिद्धांत के अनुसार अधिकार किसका उपज है। तो 38 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कानून का होता है। किसका होता है फ्रेंड्स, कानून का होता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, एक व्यक्ति द्वारा घर में टेलीफोन लगवाने के लिए आवेदन दिया गया, 2 महीने बाद बीत जाने पर भी घर में टेलीफोन नहीं लगा। व्यक्ति देर का कारण जानने के लिए किस अधिकार का प्रयोग करेगा। तो देखिए सबसे पहले देर का अधिकार है ना, तो इसमें देखिए सूचना देना चाहता है तो वह सूचना का अधिकार करेगा, वो सूचना का अधिकार, ठीक है। जो चीज़ से रिलेटेड है उसी के बारे में जानना पड़ेगा उसको। नेक्स्ट, तो भारत में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसको है। देखिए नागरिकता के बारे में कानून बनाने का जो अधिकार है, सबसे पहले कोई भी कानून जो बनता है भारत में संसद में बनता है। कहाँ पे बनता है, संसद, यानी कि राइट आंसर होगा संसद। नेक्स्ट, नागरिकता खत्म हो सकती है शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जाने पर नहीं होती है, क्योंकि भारत के बहुत सारे लोग विदेश जाते हैं घूमने के लिए, विदेश जाने पर नहीं, परिवार से दूर रहने पर नहीं, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट, कितने वर्षों तक लगातार देश से बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो ये क्वेश्चन फ्रेंड्स काफ़ी तगड़ा है, तो याद रखेंगे ना, कितने वर्षों तक लगातार देश से बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो लगातार आप 7 वर्ष भारत देश से अलग हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। लगातार 7 वर्ष, याद रखें लगातार 7 वर्ष अगर भारत से आप बाहर है ना, तो आपको भारत का नागरिकता खत्म कर दी जाएगी, ठीक है, याद रखेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, साम्राज्यों के पतन में कौन मुख्य जिम्मेदार है। तो यहाँ फ्रेंड्स पूरा साम्राज्यों के पतन में कौन मुख्य जिम्मेवार है। तो ऑप्शन नंबर होगा राष्ट्रवाद। क्या होगा फ्रेंड्स, राष्ट्रवाद होगा। नेक्स्ट,
एक संस्कृति एक राज्य के विचार से क्या परिणाम निकले हैं? तो देखिए, राज्यों की सीमाओं में बदलाव आया, बहुत बड़ी जनसंख्या का विस्थापन हुआ, सांप्रदायिक हिंसा हुए। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा, देखिए, एक संस्कृति एक राज्य के विचार से क्या परिणाम, इसमें से सभी आ गए, क्या है फ्रेंड्स? सभी। नेक्स्ट, धर्म सापेक्षवाद क्या है? तो आप लोगों को समझना पड़ेगा ये सापेक्षवाद होता क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग ये देखिए, सापेक्षवाद, धर्म सापेक्षवाद का होता है ना, धर्म और राजनीति से जुड़े होना। क्या होता है? धर्म और राजनीति से जुड़े हुए होना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर उसका बी होगा। नेक्स्ट, समान संहिता, समान नागरिक संहिता का कामना करता है। तो देखिए, समान क्या लिख रहा है फ्रेंड्स? देखिए, समान नागरिक संहिता का कामना करता है तो धर्मनिरपेक्ष राज्य करता है। ठीक है, अब भारत में केवल गोवा एक ऐसा राज्य है जो कि, देखिए, गोवा एक राज्य जो समान नागरिकता संहिता को लागू किया, और इसका जो आर्टिकल होता है 44 के तहत। नेक्स्ट, नास्तिकवाद का किसने समर्थन किया? तो नास्तिकवाद का जो समर्थन किया हुआ था, प्रोधो ने किया था, प्रोधो, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट, शीत युद्ध है। देखिए, क्वेश्चन पूरा फ्रेंड्स, शीत युद्ध क्या है? तो देखिए, वाक युद्ध था, यानी कि केवल बोलने के लिए भी युद्ध था। ऐसा मत सोचिएगा शीत युद्ध यानी कि ठंडा समय का युद्ध, ऐसा नहीं है। शीत युद्ध सबसे पहले फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग, शीत युद्ध जो चला था ना, वह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चला था, यानी कि लगभग 1945 से लेकर या 1991 के बीच में चला था, जो कि एक अमेरिका देश के बीच चला था और एक रूस के बीच चला था, और वो भी देश के लिए केवल ये बीच में केवल वार चला था, जो कि एक वाक युद्ध था। ठीक है, नेक्स्ट, न्यूयॉर्क स्थित विश्व व्यापार केंद्र को आतंकवादियों ने कब ध्वस्त किया था? तो देखिए, सबसे पहले न्यूयॉर्क में स्थित, इसका जो राइट आंसर होगा 11 सितंबर 2001 होगा। ठीक है, 11 सितंबर 2001। तो न्यूयॉर्क में स्थित विश्व व्यापार केंद्र को आतंकवादियों ने कब ध्वस्त किया था? 11 सितंबर। देखिए, अब अमेरिका के कैलेंडर में जो 11 सितंबर का लिखने को होगा ना, तो उससे लिखते हैं 9/11 लिखेंगे। वहाँ पर सबसे पहले मंथ्स का नाम लिखा था, यानी 11 महीना हो गया ये, और ये डेट हो गई, इस टाइप से लिखाएगा। ठीक है, और ये अलग वायदा ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में चिपको आंदोलन का जन्म हुआ था। तो चिपको आंदोलन का जो जन्म हुआ था फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग जानिए चिपको आंदोलन होता क्या है। चिपको आंदोलन जो वन क्षेत्र को बचाने के लिए चालू किया गया था, वन क्षेत्र को बचाने के लिए चालू किया गया था। ठीक है, तो चलिए, काफ़ी शॉर्टकट में बता दिए, ज़्यादा नहीं बताने का प्रयास करूँ। ठीक है, तो देख लीजिए, और कहीं कन्फ्यूजन हुआ हो फ्रेंड्स तो आप लोग जरूर बोलिएगा, बाकी मैं बताने का पूरा प्रयास करूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन। थैंक यू सो मच।